Hello friends, welcome to MS Maths. So in this video we are going to discuss about a most important topic for wave and oscillation. So कपल सिस्टम में हम देखते हैं कि डम्प्ड हार्मोनिक मोशन क्या होता है। इसका मीनिंग क्या होता है कि डम्प्ड हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं या फिर हम कहेंगे डम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर। ओके, मोशन भी लिखेंगे यहाँ पे और हम क्या लिखेंगे, ऑस्किलेटर लिखेंगे। ये भी बताऊंगा कि डम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर क्या होते हैं। ओके, इनके बारे में डिस्कस हम आप आज करेंगे। और डम्प्ड क्या होता है, डम्प्ड को हम हिंदी में कहते हैं अवमंदन। ओके, अवमंदन का मीनिंग क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होना, वेलोसिटी डिक्रीज होना। तो यहाँ पे हम कपल्ड पेंडुलम सिस्टम की बात करेंगे और उन्हीं को हम ऑस्किलेटर कह सकते हैं, कपल ऑस्किलेटर या कपल्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर भी कहेंगे। व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स, जैसा कि मैंने कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे लिख रखे हैं और इसी में एक डेफिनेशन भी है जो आपको बताऊंगा कि डम्प्ड हार्मोनिक मोशन या ऑस्किलेटर होता क्या है। व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन दी ऑस्किलेटर, ऑस्किलेटर पे कोई अगर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है यानी कि घर्षण बल लग रहा है, इज नॉट कंसिडर देन द पेंडुलम, उसका अगर उसको कंसिडर नहीं किया जाता है तो पेंडुलम ऑफ वाइब्रेट पेंडुलम ऑफ वाइब्रेट वंस विल ऑस्किलेट इनफाइनाइट विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। अगर हम वहां पे किसी एम्पलीट्यूड पर फ्रिक्शन फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, व्हेन द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ऑस्किलेटर इज नॉट कंसिडर, हम वहां पे कंसिडर नहीं करते हैं, ओके, कंसिडर नहीं किया जाता है, तब वो पेंडुलम जो वाइब्रेट पेंडुलम है वो इनफाइनाइट यानी कि अनंत जो उसके आयाम है, अनंत यानी कि आयाम यानी इनफाइनाइट जो एम्पलीट्यूड है, इनफाइनाइट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वो चलता रहेगा, रुकेगा अगर नहीं, बिकॉज उसको उसकी गति में, उसके मोशन में, उसके वाइब्रेटिंग में कोई भी बाधा डालने वाला नहीं है। ओके, बाधा डाल रहा कौन है, बाधा डालने वाला होता है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि उसकी घर्षण बल। अगर उसमें कोई ना कोई घर्षण होगा ही नहीं, फ्रिक्शन फोर्स होगा ही नहीं, देन द वाइब्रेट वंस विल ऑस्किलेट इनफाइनाइट विल कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, वो इनफाइनाइट टाइम्स तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करता रहेगा। इट मींस विदाउट एनी एनर्जी लॉस, उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। दिस इज द मोस्ट फैक्टर। ओके, जब किसी घर्षण में, इसको हिंदी में बता देता हूं कि जब किसी पेंडुलम पे यानी कि कपल पेंडुलम या फिर नॉर्मल पेंडुलम की भी बात कर लेते हैं, उस पे अगर घर्षण बल आरोपित नहीं होगा, आरोपित नहीं किया जाता है या आरोपित नहीं माना जाता है, उस टाइम पे उसकी जो वाइब्रेटिंग यानी कि जो उसका हम कह सकते हैं जो कंपन होगा, वो कंपन अनंत समय के लिए नियत आयाम से चलता रहेगा। vibrate ones will oscillate infinite with constant amplitude. It means without any energy loss, वहां पे कोई ऊर्जा की हानि नहीं होगी। ओके, एनर्जी लॉस जो है वो ऊर्जा की हानि नहीं होगी। इन एक्चुअल प्रैक्टिस देन ऑस्किलेटर डिक्रीजेस, बट एक्चुअल में क्या होता है कि ऑस्किलेशन डिक्रीजेस द एम्पलीट्यूड एज द रिजल्ट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। बट ऐसा तो नहीं है कि हम अगर किसी पेंडुलम को ऑस्किलेट कर रहे हैं तो वो एक कह सकते हैं एयर में भी होगा, तो एयर के साथ में भी उसका जो है साथ में क्या होगा, जो एयर का भी फ्रिक्शन फोर्स होगा, उससे भी क्या होता है कि उसके लिए डिक्रीज होता है द एम्पलीट्यूड एज रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। जो एम्पलीट्यूड डिक्रीज है, इट मींस द रिजल्ट ऑफ एम्पलीट्यूड डिक्रीज जो है वो किसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट है फ्रिक्शन फोर्स का, अराइजिंग ड्यू टू विस्कोसिटी। जो उसकी शांता होती है, जो विस्कोसिटी होती है, उसके कारण जो उसमें फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो उसमें घर्षण बल होता है, उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण ड्यू टू अराइजिंग ड्यू टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, तो उस मीडियम की विस्कोसिटी के कारण जो उस पर फ्रिक्शन फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है कि ऑस्किलेशन में डिक्रीज द एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है, कमी करता है उसमें, इन विच द मीडियम ऑस्किलेटर इज मूविंग। तो जिस मीडियम में ऑस्किलेटर मूव करता है उसकी विस्कोसिटी यानी कि उसकी शांता, जो उसकी शांता जो किसका घर्षण बल बनाती है यानी कि फ्रिक्शन फोर्स बनाती है, और वो क्या करता है कि उसके एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है एज द रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। वो रिजल्ट यानी कि उस रिजल्ट के फॉर्म में, भाई जो आपके पास पे फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या करता है, उसका रिजल्ट जो बनेगा वो क्या होगा, डिक्रीजेज ऑफ द एम्पलीट्यूड, वो एम्पलीट्यूड को डिक्रीज करता है, एम्पलीट्यूड का डिक्रीज ही उसका रिजल्ट होगा। फिर यहाँ पे आपको बोल्ड अक्षर में, बोल्ड वर्ड में आपको दिख रहा है द डेफिनेशन ऑफ डम्प्ड ऑस्किलेशन यानी कि द मोशन इन विच ऑस्किलेट सेड टू बी डम्प्ड बाय फ्रिक्शन, एंड फ्रिक्शन से डम्प्ड हो रहा है बाय द फ्रिक्शन, ओके,
डम्प्ड बाय द फ्रिक्शन एंड द वाइब्रेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड द डम्प्ड। जो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, अवमंदित कर रहा है उसको, उसके मोशन को कम कर रहा है। उस टाइम पे उसमें उस कंडीशन में द वाइब्रेटिंग सिस्टम, जो कंपन करने वाला निकाय है, वो क्या कहलाता है, डम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेशन या डम्प्ड हार्मोनिक ऑस्किलेटर वो सिस्टम कहलाता है। इफ डंपिंग इज टेकन इनटू अकाउंट ऑफ हार्मोनिक ऑस्किलेटर, अगर वो हार्मोनिक ऑस्किलेटर के अकाउंट में लिया जाता है तो यहाँ पे दो कंडीशन होती है। पहला कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो आपके पास में रिस्टोरिंग फोर्स है, जो पेंडुलम होता है, ये तो हमने सारा कंडीशन पढ़ा है पेंडुलम में कि रिस्टोरिंग फोर्स का मीनिंग क्या होता है कि जो कि उसको वापस उसी अवस्था में लाने की कोशिश करता है। ओके, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस लाने की कोशिश करता है, वो बल क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन के समानुपाती होगा। एंड डंपिंग फोर्स, जो इस पे डंपिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे अगर आप देखें, एंड डंपिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, ये डंपिंग फोर्स होता है वो वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, बट अपोजिट टू इट, बट वो उसके विपरीत होता है। बिकॉज हम घर्षण बल जो होता है, डंपिंग फोर्स मींस डंपिंग जो आपके पास में हो रहा है वो किससे हो रहा है, डंपिंग अगर किसी पेंडुलम में हो रहा है ड्यू टू अराइजिंग द viscosity of that medium and as the result of the फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज जो होता है अपोजिट साइड में अप्लाई होता है। इट मींस हेंस द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द डंप्ड हार्मोनिक मोशन ऑस्किलेट इज, तो उसका जो डंप्ड हार्मोनिक मोशन का ऑस्किलेशन की इक्वेशन होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो इस फॉर्म में होगी जो कि आपको यहाँ पे गिवन है। तो डम्प्ड हार्मोनिक मोशन का जो पूरा कंसेप्ट है वो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके डेरिवेशन पे। तो डेरिवेशन में क्या स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे इसके लिए जो इक्वेशन होगी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं बेसिकली, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से हम इसके एक सॉल्यूशन की भी बात करेंगे और रूट फाइंड करके हम इसके इक्वेशन भी फाइंड करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इसको इस टाइप से लिखता हूँ, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन m लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन dt माइनस ये हो जाएगा c अपॉन m इंटू एक्स। हमको यहाँ से कुछ लेट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ। क्या लेट करना है वो आप यहाँ पे देखें। सबसे पहला हम लेट करते हैं कि गामा अपॉन m जो है उसको हम 2k लेट कर रहे हैं। इट मीन्स 2k इज इक्वल टू 1 अपॉन टॉ। टॉ क्या हो जाएगा, रिलेटिव टाइम हो जाएगा 2k। अब k क्या है उसको भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा आगे। फिर मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ ओमेगा नॉट इज इक्वल टू रूट ऑफ c बाई एम। हम हर जो प्रत्येक जो एवरी डेरिवेशन होता है पेंडुलम के लिए, उसके लिए हम ओमेगा नॉट जो होता है उससे लेट करते हैं, या फिर हमको कुछ ना कुछ लेट करना पड़ता है इस टाइप के कांस्टेंट्स को। जो भी कांस्टेंट्स होते हैं उनको हम लेट करते हैं इस फॉर्म में। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि कौन सी टर्म किस नाम से जानी जाती है। फर्स्ट मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेयर k इज इक्वल टू डंप्ड कॉफिशिएंट, इसको क्या कहेंगे, डंपिंग कॉफिशिएंट कह सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज द डंपिंग कॉफिशिएंट। ओके, दिस इज द डंपिंग कॉफिशिएंट। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट को हम कहते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा नॉट क्या हो जाएगी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख देता हूं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। एंड मैं बात करूं यहाँ पे कि के क्या, सॉरी ये जो आपके पास में टॉ है वो क्या है, टॉ इज द रिलेटिव टाइम। टॉ को हम क्या कहेंगे, रिलेटिव टाइम। जो रिलेटिव टाइम होता है किसी के सापेक्ष अगर कोई समय ले रहे हैं उस टाइम को हम कहेंगे टॉ। ओके, तो हमने यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब कर दिया आपको कि यहाँ पे हमने किसको क्या लेट किया है। हमने यहाँ पे क्यों लेट किया है, क्योंकि हमारा जो डेरिवेशन होता है उसको हम कुछ डिनोट करते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आगे से आगे इजी होती जाए। ओके, तो हम यहाँ पे इसमें पुट करेंगे ये वैल्यूज, तो हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी d2x अपॉन dt स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ पे हम गामा अपॉन m को क्या लिख रहे हैं, 2k लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2k dx बाई dt, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट x। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसका सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, तो सारे टर्म्स को राइट LHS में ले आएंगे तो हो जाएगा 2k dx अपॉन dx अपॉन dt लिखना था यहाँ पे, ये dt हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा dt माइनस का हो जाएगा प्लस ओमेगा x इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इस डिफरेंशियल, अच्छा यहाँ पे हम ओमेगा जो है इसको हम लेट कर रहे हैं, इसके रूट को हम ओमेगा लेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि ओमेगा स्क्वायर हो गया, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूं। इसका अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेट द इट्स पॉसिबल सॉल्यूशन, हम इसके पॉसिबल सॉल्यूशन को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे, बिकॉज इसका पॉसिबल सॉल्यूशन या तो साइन कॉस में होगा, इमेजिनरी भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे ऑयलर थ्योरम का यूज करते हुए इसका एक हम पॉसिबल सॉल्यूशन लेट करेंगे। तो क्या लेट करना है, लेट द पॉसिबल सॉल्यूशन। इसके मैं अगर पॉसिबल सॉल्यूशन की बात करता हूं
तो पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो आपके पास में डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अगर पॉसिबल सॉल्यूशन को मैं लिखना चाहूं, इज टू बी x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर अल्फा ऑफ टी। ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब यहां से मैं कुछ और टर्म्स फाइंड करता हूं। कैसे, देखो टर्म्स यहां पे हम फाइंड कर रहे हैं। सबसे पहले dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt दैट विल बी a अल्फा e रेज टू पावर अल्फा t। ओके, सिमिलरली दिस इज इक्वेशन नंबर 3 and d2x upon dt square is equal to a alpha square e raised to power alpha t, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है कि इक्वेशन नंबर 3, 4 से जो सारी वैल्यूज है किसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4। हम इक्वेशन नंबर 2, 3 और 4 से कहां पे पुट कर रहे हैं, इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करेंगे तो हमारे पास में आप जो टर्म्स आएगी वो कुछ इस टाइप से आएगी। अब मैं पूरा एक बार सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख रहा हूं उनको, तो हम इन सब की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो आपके पास में जो इक्वेशन नंबर 1 से जो इक्वेशन आएगी वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, ए सब में देखो कॉमन है, तो ए को हम बाहर लिख लेंगे। देन मैं बात करता हूं कि d2x को हम क्या लिख रहे हैं, अल्फा स्क्वायर। फिर सब में देखो आप e रेज टू पावर अल्फा टी कॉमन है, उसको भी मैं कॉमन ले लूंगा। प्लस क्या हो जाएगा 2k अल्फा, ए को बाहर आ गया, ए हमने कॉमन ले लिया, e रेज टू पावर अल्फा हम कॉमन पीछे लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पे ओमेगा नॉट स्क्वायर टी, ओमेगा नॉट स्क्वायर, और x की जगह पे यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, ए अल्फा टी पुट कर रहे हैं। ए को हमने बाहर कॉमन ले लिया, e रेज टू पावर अल्फा टी यहाँ पे आ गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे अल्फा स्क्वायर 2k अल्फा प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपके पास में कोई ना कोई सॉल्यूशन तो होगा। 2 रूट्स होंगे, तो 2 रूट हम यहाँ से लेट करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए हम श्रीधर आचार्य मेथड का यूज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू -2k, ओके, प्लस माइनस बी रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे होता है, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो 4k स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2a, ए यहाँ पे 1 है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो 4 यहाँ से कॉमन आ रहा है, फिर 4 का रूट बाहर आ जाएगा 2, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपली आपके पास में आंसर आ जाएगा -k प्लस माइनस रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहां से हम इसको लेट कर देंगे, एक को हम अल्फा 1 लेट कर लेते हैं। तो अल्फा 1 इज इक्वल टू -k प्लस रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, एंड अल्फा 2 मैं यहाँ से लेट कर लेता हूँ बिकॉज 2 साइन है ना यहाँ पे, तो एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार हम माइनस ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन रूट को आपको इक्वेशन में पुट करना है ना, सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन में। तो ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ पे। ओके, इस सॉल्यूशन में क्या करें, इस इक्वेशन में जो आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और a1 एंड a2 नाम दे देंगे। वहां पे क्या नाम दे देंगे, a1 एंड a2। फिर क्या कर सकते हैं आप, इसका सॉल्यूशन लिखे, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहाँ पे फाइंड किया, इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या लिखा, x इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर अल्फा टी। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a1 लेट करेंगे बिकॉज डॉट वैल्यूज है ना, तो a के लिए a1 हो जाएगा, अल्फा 1 के लिए क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, और अल्फा 2 के लिए क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 ई रेज टू पावर ऑफ अल्फा 1t प्लस क्या हो जाएगा, a2 ई रेज टू पावर ऑफ अल्फा 2t। अब इन सब की वैल्यूज यहाँ पे आप पुट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो वैल्यूज क्या आएगी उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आपके पास में इसका सॉल्यूशन जो आएगा, x इज इक्वल टू a1 ई रेज टू पावर अल्फा 1t है। अल्फा 1 की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ से, दैट इज -k प्लस रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू में कौन है यहाँ पे, t इसके साथ में मल्टीप्लाई है। तो अल्फा 1 की वैल्यू थी ना, फिर हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे a2 ई रेज टू पावर, यहाँ पे आ जाएगा -k माइनस रूट ऑफ k स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू t। ओके, तो ये आ गई आपके पास में इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में हम जो है k को बाहर ले सकते हैं कॉमन, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो, सिंप्लीफाई टर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a1 ई रेज टू पावर ऑफ -kt।
ओके, फिर ये प्लस में है, इट मींस ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा टी। सिंपली यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए टू ई रेज टू पावर माइनस के टी को मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा ए रेज टू पावर माइनस रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस के टी जो है वो कॉमन आ रहा है, तो माइनस के टी को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर रिमेनिंग रहेगा ए वन ई रेज टू पावर और रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, प्लस क्या हो जाएगा ए टू ई रेज टू पावर ऑफ माइनस रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी। सो दिस इज द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द कंडीशन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे आप देखेंगे कि A1 एंड A2 जो है कांस्टेंट है, डिपेंड्स ऑन इनिशियल कंडीशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि ये बेसिकली इस डंप्ड इक्वेशन, जो डंप्ड आपके पास में डंप्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आई है डंप्ड ऑस्किलेटर की, उसके लिए सॉल्यूशन हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वेयर A1 एंड A2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है, और किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन the initially condition of motion। ये मोशन की इनिशियली कंडीशन पे डिपेंड कर रहे हैं। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि यहां से डंप्ड ऑस्किलेटर में आपके पास में 3 केसेस होते हैं, देयर आर 3 केसेस ऑफ डंप्ड ऑस्किलेशन एंड डंप्ड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे 3 केसेस में क्या हो सकता है कि फर्स्ट केस में यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं देयर आर 3 केसेस। ओके, देयर आर 3 केसेस दैट विल बी, अब मैं फर्स्ट केस यहां पे लिख रहा हूं, फर्स्ट केस इमेजनरी हो सकता है, इट मींस के लेस देन ओमेगा नॉट स्क्वायर, के लेस देन ओमेगा नॉट। अब के लेस देन ओमेगा नॉट है, इट मींस इसकी वैल्यू क्या होगी, इमेजनरी होगी ना, बिकॉज क्या है यहाँ पे रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर है, के जो है वो ओमेगा नॉट स्क्वायर से स्मॉल है, लेस देन है, तब आपके पास में इसकी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और वो भी रूट में है ना, तो ये वैल्यू आपके पास में कैसी आएगी, इमेजनरी आएगी। ओके, इमेजनरी वैल्यू आएगी, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी होगी, आयोटा में आएगी। इसको हम, इस केस को हम कहेंगे अंडर डंप्ड, अंडर डंप्ड केस। इस केस को हम क्या कहेंगे, अंडर डंप्ड केस। इस केस का हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट 2 केसेस का डिस्कस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। फिर मैं बात करता हूं कि यहां से आपके पास में सेकंड केस आता है, इफ के इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। अब के ग्रेटर देन ओमेगा नॉट होगा तो ये क्या आएगा, रियल होगा ना, यहाँ पे आपके पास में इसका सॉल्यूशन कैसा आएगा, रियल आएगा। इसको हम कहेंगे ओवर डंप्ड, क्या कहेंगे, ओवर डंप्ड। ओके, ये हो जाएगा ओवर डंप्ड केस, इसको हम कहेंगे ओवर डंप्ड। सेकेंड हो गया हमारे पास में। थर्ड की अगर मैं बात करूं, दैट इज क्रिटिकल। अब थर्ड में क्या होगा कि मैं रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर को 0 के इक्वल कर दूं, इट मींस के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर के इज इक्वल टू ओमेगा नॉट। ये कंडीशन जो होती है इसको हम कहते हैं क्रिटिकल कंडीशन। इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन में क्या होता है कि क्रिटिकल कंडीशन में के जो है वो ओमेगा नॉट के इक्वल हो जाता है, इसको हम क्रिटिकली डंप्ड भी कहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ डंप्ड। ओके, क्रिटिकल कंडीशन ऑफ डंपिंग ऑस्किलेटर। ओके, ये डंपिंग ऑस्किलेटर है के लिए ये क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी। सो इन दोनों पार्ट का, ये जो क्रिटिकल कंडीशन है, इन दोनों का हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। ओवर डंप्ड एंड क्रिटिकल डंप्ड की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे हम बात करेंगे ओनली ओवर डंप्ड के, सॉरी अंडर डंप्ड के बारे में। अंडर डंप्ड क्या होता है उसका हम डिस्कस यहाँ पे कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अंडर डंप्ड, अंडर डंप्ड केस। अब अंडर डंप्ड केस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। इफ द डंपिंग इज सो लो, इफ, यहां पे क्या हो जाएगा, इफ द डंपिंग इज सो लो, डंपिंग बहुत ज्यादा लो हो जाए, इट मींस इस केस को हम क्या कहते हैं, के इज लेस देन ओमेगा नॉट। अब के इज लेस देन ओमेगा नॉट का मतलब क्या है, के जो है वो क्या होता है, डंपिंग कॉफिशिएंट। क्या होता है, डंपिंग कॉफिशिएंट। अब डंपिंग कॉफिशिएंट है जो कि ओमेगा नॉट यानी कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कोई अगर चीज कम होगी तो वो उसमें डंपिंग क्या होगी, सो लो होगी ना, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ऑफ
के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर जो है उसको अपन क्या लिखेंगे, रूट ऑफ माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर हो जाएगा। और माइनस रूट को हम क्या लिखते हैं, रूट ऑफ -1 को हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। कोई रूट लगाओ या पावर हाफ लिखो, एक ही बात होती है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको क्या लेट करेंगे, अब नेचुरल में से डंप की अगर जो कंडीशन है वो लेस हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास में आएगा ओमेगा, क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। हम यहाँ पे इसको क्या लेट कर रहे हैं, ओमेगा लेट कर रहे हैं, नहीं कि आयोटा ओमेगा हो जाएगा। सो आपके पास में पावर्स जो है वो आयोटा ओमेगा हो जाएगी। ये कहाँ पे पुट करना है, हमारा जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमको पुट करना है। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में मैं अगर ये पुट करता हूँ तो एक बार मैं इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 इज इक्वल टू एक्स ई रेज टू पावर माइनस के टी, और ब्रैकेट में a1 माइनस ऑफ रूट ऑफ, सॉरी बाहर यहाँ पे प्लस आएगा, रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू टी, प्लस क्या हो जाएगा a2 ई रेज टू पावर रूट ऑफ के स्क्वायर, बाहर आएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट है, ओके, ये ओमेगा नॉट लिखना है यहाँ पे, ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा टी। अब आपको ये वैल्यूज पुट करनी है, किसकी, रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर की जगह आयोटा ओमेगा पुट करना है। इट मींस x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी, a1 ई रेज टू पावर में क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू हमको पुट करनी है। ओके, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में कंडीशन, यहाँ पे आएगा आयोटा ओमेगा टी, प्लस ये क्या हो जाएगा a2 ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे ऑयलर्स थ्योरम का। ऑयलर्स थ्योरम क्या कहती है, उसके लिए मैं यहाँ पे आपके पास में जो फॉर्मूला है ऑयलर्स थ्योरम का वो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि आयोटा में जब भी होता है ना, आयोटा थीटा होता है, तो आयोटा थीटा को हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ, इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा थीटा, आयोटा साइन थीटा, ये होती है ऑयलर्स थ्योरम। तो उसका एक्सप्रेशन हम यहाँ पे अगर करते हैं तो x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी, ये हो जाएगा a1 इंटू कॉस ऑफ थीटा, थीटा मीन्स यहाँ पे कौन है, ओमेगा टी है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी। सिमिलरली इसके लिए भी ओपन करेंगे तो माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस लिख देता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है यहाँ पे आपको, इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूं और यहां से कॉमन आने वाले टर्म को कॉमन ले लेता हूं, तो ई रेज टू पावर माइनस के टी, a1 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, a2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से कॉस ओमेगा टी को अगर मैं कॉमन ले, तो मैं कॉमन लेता हूं कॉस ओमेगा टी को, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी को कॉमन लेते हैं तो a1 प्लस a2 यहाँ पे रिमेनिंग रहता है। ओके, सिमिलरली माइनस आएगा यहाँ पे, सॉरी प्लस आ जाएगा आयोटा साइन ओमेगा टी, मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो साइन ओमेगा टी को कॉमन लेने पे मेरे पास आ जाएगा a1 माइनस a2 कॉमन आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ लेट करना है, क्या लेट करना है वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ से लेट कर रहे हैं कि जो a1 प्लस a2 है उसको हम लेट करेंगे a नॉट साइन फाई। ओके, सिमिलरली a1 माइनस a2 जो है उसको हम क्या लेट करेंगे, a नॉट कॉस ऑफ फाई, हम यहाँ से लेट करेंगे। अब इसको कहाँ पुट करना है, इस वाली इक्वेशन को यहाँ पे पुट करो, तो यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं तो हमारे पास में जो इसका एक्सप्रेशन होगा x का, वो क्या आएगा, वो आप यहाँ पे देखें तो x का एक्सप्रेशन आएगा आपके पास में x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस के टी। सिमिलरली कॉस ऑफ ओमेगा टी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी एंड साइन फाई हो जाएगा। ओके, फिर क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा, आयोटा हो जाएगा, आयोटा वाली टर्म जो है उसको हम साथ में लिख देंगे। ओके, यहाँ से जब हम कॉमन ले रहे हैं ना तो आयोटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयोटा ऑफ ए नॉट कॉस फाई। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना, आयोटा को भी साथ में लेट करेंगे तभी तो आयोटा यहाँ से हटेगा ना, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसमें आयोटा वाली टर्म को ये लेट करना है, यहाँ पे आगे आयोटा भी रखना है, तो ये हो जाएगा आयोटा वाली टर्म पूरी है ना, आयोटा भी है और ये भी है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ए नॉट साइन ओमेगा टी पहले से है और फिर क्या पुट करना है, कॉस ऑफ फाई यहाँ पे आ जाएगा। सो ये आ गया इसका लास्ट एंड इक्वेशन सॉल्यूशन आ गया। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ डम्प्ड हार्मोनिक मोशन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डम्प्ड हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट
represents the motion of dumped हार्मोनिक मोशन। ये डम्प्ड हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बैलिस्टिक, जो बैलिस्टिक होता है जिसमें पीरियड जो होता है वो चेंज होता रहता है, तो बैलिस्टिक को भी रिप्रेजेंट कर रही है। या फिर किसको रिप्रेजेंट कर रही है? बैलिस्टिक। आपने बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर भी पढ़ा होगा, उसमें भी क्या होता है, इसी सिद्धांत का, इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो बैलिस्टिक हो जाएगा। ओके, तो यहां से ये चीज आप ध्यान रखें। अब हम क्या करेंगे यहां से कि ये इसका बेसिकली इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और इस सॉल्यूशन में हम क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लेते हैं। तो टाइम पीरियड कैसे गिवन होता है? टाइम पीरियड को हम टी कहते हैं, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो मैं यहां से लिखता हूं टाइम पीरियड इसका। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा वो आप यहां पे देखें। तो इसके लिए टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड की अगर मैं बात करता हूं, टाइम पीरियड टी जो होता है वो क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे ओमेगा यानी कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई रूट ऑफ के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? के स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर होना चाहिए, बट यहाँ पे हम जो है इसकी इमेजनरी पार्ट ले रहे हैं ना, बिकॉज के जो है वो छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। दस द इफेक्ट ऑफ डंपिंग इज टू इंक्रीज द पीरियोडिक टाइम। तो ये क्या करता है? पीरियोडिक टाइम को इंक्रीज करता है। ओके, तो इंक्रीज द पीरियोडिक टाइम को इंक्रीज करेगा, इट मींस आपके पास में डंप की जो कॉफिशिएंट है वो क्या करेगा? जीरो हो जाएगा। डंप कॉफिशिएंट को अगर मैं जीरो लेट करता हूं, इट मींस नो डंपिंग। नो डंपिंग, अगर डंपिंग कॉफिशिएंट की वैल्यू ही जीरो है तो डंपिंग क्या हो जाएगी आपके पास में? नो डंपिंग होगी। तो ये हो जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा नॉट, है ना, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नॉर्मली ओमेगा। बट इन एक्चुअल केस द इफेक्ट ऑफ डंपिंग, बट जो एक्चुअल केस में आपके पास में जो डंपिंग का इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा? डंपिंग इज गिवन बाय द, वो जो आपके पास में इफेक्ट है उसको हम क्या करेंगे? यूजुअली उसको हम जो है नेग्लिजिबल एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम नेग्लिजिबल देंगे। डंपिंग ऑफ पीरियोडिक टाइम, जो आपके पास में एक्चुअल में जो डंपिंग का पीरियोडिक टाइम होता है उसको हम नेग्लिजिबल एक्सेप्ट करते हैं। और अब मैं बात करता हूं द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन। अब जो मोशन हो रहा है तो उस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी तो होगा ना, तो वो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और उसके लिए हम कर्व जो है कर्व भी यहाँ पे बनाएंगे, और उस कर्व से क्या रिप्रेजेंट होता है वो भी हम यहाँ से देखेंगे। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं कि द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑस्किलेटरी मोशन, जो ऑस्किलेटरी मोशन यहाँ पे हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? इज गिवन बाय एम्पलीट्यूड, देखो ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी होगा। क्या होगा? ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम इसी को ही लेट करते हैं ना, यहाँ पे के टी जो है इसको आप एम्पलीट्यूड में ऊपर देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस के टी है। ए नॉट आप देखो साइन है, और यहाँ पे साथ में आयोटा है, तो आप देख सकते हैं कि जो ऑयलर्स का फॉर्मूला होता है, फॉर्मेट होता है, वो इसकी इसी फॉर्म में होता है ना, तो ये यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है उसको ये मानना पड़ेगा। ये सारा बेसिकली वहां से ऊपर से हम जो जो हमने लेट किया था कि A1 प्लस A2 लेट किया था, इसको ए लेट करना होता है, फिर यहाँ से इसको ऑयलर फॉर्म में कन्वर्ट करके हम ये जो है फॉर्मेट रेडी करते हैं। तो A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर ये होगा। अब क्या होगा? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज K को हमने क्या लेट किया था? K 2K को हमने 1 टॉ लेट किया था, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 टॉ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस 1/2 टॉ इंटू ये हो जाएगा T। सो बेसिकली अब मैं बात करता हूं इसके लिए कर्व की। तो अगर आपको यहाँ से इसका कर्व बनाना टाइम पीरियड के साथ में, तो वो हम यहाँ से लिख लेते हैं कर्व कैसा होगा। सो कर्व बनाने के लिए हम क्या करेंगे? ये बेसिकली साइन की जैसा ही होगा, बट इसमें क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा वो डिक्रीज होता जाएगा। एम्पलीट्यूड कैसे डिक्रीज होगा वो आप यहाँ से देखें। तो यहाँ से अगर मैं इसका कर्व बनाता हूं तो वो सबसे पहले क्या होगा? यहाँ से स्टार्ट होगा और उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर क्या होता जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कम होता होता एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल कम हो जाएगा। सो इसमें क्या प्रूफ होता है? यहाँ पे आप देखें कि एक्सपोनेंशियली, ये देखें आप यहाँ से, इसका क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो इसमें भी क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है। ऊपर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये क्या हो जाएगा? एक्स की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पे ए एम्पलीट्यूड, इट मींस ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर टी अपॉन
टू टॉ हो जाएगा, प्लस में होगा ना, माइनस है इसलिए यहाँ पे प्लस में होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू ए नॉट, माइनस आएगा आगे और यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू पावर माइनस टू टी हो जाएगा। सो ये इसके बीच में रहता है, एम्पलीट्यूड देख सकते हैं, एक बार प्लस एक बार माइनस है। इन द प्रेजेंस ऑफ डंपिंग द एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम। डंपिंग की प्रेजेंट में, ये किसकी प्रेजेंट में, डंपिंग की प्रेजेंट में है, ये यहाँ पे लिख देता हूं, इन द प्रेजेंस ऑफ, इन दी प्रेजेंस ऑफ डंपिंग, डंपिंग की प्रेजेंस में जो एम्पलीट्यूड है, जो पेंडुलम है, उसके साथ में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगता जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो क्या होता जाएगा, वो धीरे धीरे एक्सपोनेंशियल की चर घातांकी रूप से उसका आयाम जो है वो घटता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इन फिगर अबाउट द टाइम में, जो आपके पास में फिगर है, इसमें बात करते हैं कि टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व है। इस डिस्प्लेसमेंट कर्व को क्या कहते हैं, टाइम डिस्प्लेसमेंट कर्व सोन फॉर द डंप्ड हार्मोनिक मोशन। ये किसके लिए है, डंप्ड हार्मोनिक मोशन जो होता है उसके लिए है। सिमिलरली जैसा आपके पास में साइन ओमेगा टी जो होता है, देखो यहाँ पे मैं बात करता हूं कि मैक्सिमम ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका मैक्सिमम क्या होता है, बेसिकली साइन का मैक्सिमम प्लस वन से माइनस वन के बीच में होता है, यही होता है ना, साइन की वैल्यू प्लस वन से माइनस वन के बीच में होती है जनरल वैल्यू। तो उसी टाइप में यहाँ पे आपके पास में जो एम्पलीट्यूड है वो क्या आ रहा है, एक बार तो आ रहा है ए इज इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू पावर टू अपॉन टॉ, ओके सॉरी टी अपॉन टू, टू टॉ हो जाएगा, और एक बार क्या आ रहा है, माइनस ए नॉट ई रेज टू पावर माइनस टी अपॉन टू टॉ हो रहा है। सो ये आ जाएगा आपके पास में इसका सॉल्यूशन और इसके लिए कर्व। सो आई होप आपको ये जो पूरा टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे ओवर डंप एंड क्रिटिकल कंडीशन ऑफ डंपिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS Maths एंड सब्सक्राइब द चैनल MS Maths।